छत्तीसगढ़ में मिली जीत पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर जनता का आभार जताया है। सीएम ने पोस्ट में लिखा है कि छत्तीसगढ़ ने इस बार फिर इतिहास रचा है। प्रदेश की जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा करते हुए फिर से विजय दिलाई है। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रदेश की महान जनता, पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये एक्स पर पोस्ट सीएम विष्णुदेव साय की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी का वाकई में छत्तीसगढ़ में जो परफॉर्मेंस रहा वो देखने लायक रहा, क्योंकि जहां पिछले बार 2019 में 11 में से 9 सीटें हासिल की थी, तो वहीं 1 सीट की बढ़त ली है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीटों में 10 सीटों पर जीत हासिल की और उसी जीत की बधाई देते हुए, सराहना करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ये एक्स पर पोस्ट। तो देखिए, रायपुर से बीजेपी उम्मीदवार बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ी जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस को करीब 5,75,000 से ज्यादा वोटों की शिकस्त दी है। विस्तार न्यूज ने उनसे खास बातचीत की। इस मौके पर सुनवाते हैं आपको। भैया, जो आप लोगों ने सेट किया था मार्जिन, वो मार्जिन को पा लिया आप लोगों ने? निश्चित रूप से देश की जनता ने फिर से एक बार मैंडेट दिया है मोदी जी को सरकार बनाने का, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का। उसके लिए हम देश की जनता को और मोदी जी को, अमित शाह जी को, नड्डा जी को, पूरी भारतीय जनता पार्टी को बधाई देते हैं कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और इस देश को शिखर पर पहुंचाएंगे। आप लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने भी काफ़ी मेहनत की है, उसी का असर दिख रहा है। इतनी बड़ी विक्ट्री मिली है तो उनके मन पे अब एक बड़ी जो है वो निकल रहा है कि कहीं मंत्री पद एक मिल जाए। अब ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, परंतु जो भी जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी उसको मैं निभाऊंगा। अंतिम में प्राथमिकताएं क्या क्या रहने वाली? प्राथमिकता होगी कि विकसित भारत की कल्पना के साथ साथ विकसित छत्तीसगढ़, समृद्ध छत्तीसगढ़ बनाएं और उसमें हम भागीदार बनेंगे। तो देखिए, बृजमोहन अग्रवाल थे और साफ तौर पर कह रहे हैं कि विकसित भारत के साथ में विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प है, वो हम अब पूरा करेंगे। तो निश्चित तौर पर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत जो है वो बृजमोहन अग्रवाल को मिली है। कैमरा पर्सन किशन के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। तो देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा में भी बीजेपी का चुनावी डंका बजा है। रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश में सबसे बड़ी लीड हासिल की है और निर्वाचन से सर्टिफिकेट लेने के दौरान रायपुर जिले के तमाम विधायक मंच पर मौजूद रहे, जहां मंच से उतरने के बाद अनुज शर्मा ने भी विस्तार न्यूज से खास बातचीत की। वो भी सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ विधायक अनुज शर्मा जी, उनसे बातचीत करते हैं। आपने तो ऐसा प्रचार किया था कि आप बीमार भी हो गए थे, किस तरह से रहा और क्या कहेंगे? देखिए, सब लोगों ने जम के मेहनत की, एक एक कार्यकर्ता ने जम के मेहनत की, जिसका नतीजा है कि छत्तीसगढ़ में हमने 11 में से 10 सीटें जीती हैं और रायपुर में हमने पहले से ही कहा था कि एक इतिहास रचेंगे और एक बड़े मार्जिन के साथ, बहुत बड़े अंतर के साथ जीते हैं और एक नया रिकॉर्ड बनाए हैं। पूरे देश में जो सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले लोकसभा के सांसद होंगे, उनमें से एक बृजमोहन जी होंगे और 9 की 9 विधानसभा से बड़ी बड़ी लीड के साथ उन्होंने विजयश्री हासिल की। 100 पार का नारा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें निराशा हाथ लगी। नहीं, कोई निराश होने वाली बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बन रही है और मजबूत सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है। जवाहरलाल नेहरू जी के बाद पहले प्रधानमंत्री होंगे जो तीसरी बार शपथ लेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, अनुज शर्मा जी थे और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू के बाद में जो प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी, वो तीसरी बार अपनी सरकार बना रहे हैं। कैमरा पर्सन किशन के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। तो देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे तो आ गए। इसमें बीजेपी को 240 सीटें और कांग्रेस को 99 सीटें मिली है। दोनों ही पार्टियां बहुमत के आंकड़े से दूर हैं। हालांकि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को 293 सीटें मिली हैं, वहीं इंडिया ब्लॉक को 233 सीटें मिली है। अब बीजेपी को दूसरे दलों के साथ सरकार बनानी होगी। मिलजुल कर सरकार बनाने पर अब समीकरण कैसे बदलेंगे, किसके हिस्से कितनी ताकत आएगी, देखिए इस रिपोर्ट में। राजनीति के रंगमंच पर जब बड़े बड़े दावों के बाद पर्दा गिरा और हकीकत सबके सामने आई, तो पता चला कि दावों के शोर के पीछे की सच्चाई तो कुछ और ही थी। अब की बार 400 पार के नारों और दावों के पीछे जब गिनती शुरू हुई तो नारा कुछ यूं बज गया कि अब की बार सिर्फ नैया पार और मिलकर बनानी पड़ेगी सरकार। अब जब सत्ता का बंटवारा होना लगभग तय हो गया है तो ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि बंटवारे में किसको क्या मिलेगा, इस बंटवारे में कौन मालामाल होगा और सबसे बड़ी बात कि राजनीतिक समीकरण किस तरह और कितनी तेजी से बदलेंगे। तो आइए इस पर आपको विस्तार से बताते हैं
कि 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम अपने पिटारे में क्या कुछ भर कर लाया है। 2024 के नतीजे एक बात तो स्पष्ट बताते हैं कि एनडीए की सरकार अगर अब बनी तो पहले घटक दलों यानी कि सहयोगी दलों की ताकत में भारी इजाफा होने वाला है। जैसे कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी दोनों ही किंग मेकर के रूप में उभरी है। और ये तो जगजाहिर सत्य है कि राजा से बड़ा राजा राजा को बनाने वाला होता है। नीतीश कुमार जो कि कई बार पाला बदलने के कारण कुछ हद तक रोष का सामना कर रहे थे, अब उनकी अहमियत बढ़ गई है। अब वो किंग मेकर हैं और ऐसे में भाजपा का जो उनके ऊपर दबाव था अब वो नहीं रह जाएगा। नीतीश पर भाजपा का संदेह और शक बेशक बना रहेगा, लेकिन बीजेपी ने इसका कोई स्थायी इलाज भी अब तक नहीं ढूंढा है। नीतीश कुमार के अलावा चंद्रबाबू नायडू का भी सत्ता में दखल बढ़ जाएगा। आंध्र प्रदेश से विधानसभा चुनावों के नतीजे भी घोषित हो गए हैं और वहां भी टीडीपी को बहुमत मिला है। तो कुल मिलाकर दोनों ही फ्रंट पर तेलुगु देशम पार्टी और चंद्रबाबू नायडू मजबूत हैं और उन्हें राष्ट्रीय लेवल पर अब नीतीश जितना ही पावरफुल समझा जाना चाहिए। हालांकि इन सब के बीच एक और बात तय है कि बीजेपी के लिए अब चंद्रबाबू नायडू गले की फांस बनकर रहेंगे, जिनको साथ रखना भी कठिन होगा और छोड़ देना तो असंभव। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का ये मत होता था कि सरकार पूर्ण बहुमत की होनी चाहिए, लेकिन इस बार के चुनाव नतीजों में ये संभव होता कहीं से भी नहीं दिख रहा। इसलिए घटक दलों की महत्ता तो निश्चित तौर पर बढ़ गई है। दूसरा समीकरण जो गौर करने लायक है वो ये है कि बीजेपी में अब राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बदलाव होने के चांसेस बढ़ गए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनावों के समय से ही लोकसभा की तैयारी शुरू कर देने वाली बीजेपी को निश्चित तौर पर इस बार परिणाम वैसे नहीं मिले जैसी उनको उम्मीद थी। लेकिन एक और ट्रेंड को समझना बहुत जरूरी है। लंबे समय साझा सरकार चलाने वाली कांग्रेस अधिकतर राज्यों में कमजोर इसलिए हो गई क्योंकि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए उसको घटक दलों के राज्यों में जैसे पश्चिम बंगाल हो या महाराष्ट्र हो दखल अंदाजी को कम करना पड़ा था। यही कारण है कि वहां धीरे धीरे घटक दल मजबूत होते गए और कांग्रेस का कैडर कमजोर होता गया। ठीक उसी तरह इस चुनाव परिणाम के बाद ये बात तो तय है कि बीजेपी को भी अब अलग अलग राज्यों में अपने सहयोगियों को साथ लेकर ही चलना पड़ेगा। साझा सरकार चलाने के लिए अब भाजपा को बिहार में नीतीश कुमार और आंध्र में चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं को न सिर्फ रोज खुश करना होगा बल्कि इन राज्यों में अपने हस्तक्षेप को भी कम करना पड़ेगा। हालांकि इन तमाम समीकरणों के बीच एक और बात ध्यान देने योग्य है कि इस चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी जिस तरीके से पहले सदन में नए नए कानून आसानी से पास कर देती थी, अब उन तमाम कानूनों को पास करने से पहले बीजेपी को अपने सहयोगियों को भी साथ लेने की जरूरत पड़ेगी। तो 2024 के चुनाव परिणाम और इन तमाम समीकरणों को समझने के बाद एक और बात तय हो जाती है कि अब बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की राय और उनकी मौजूदगी को भी बीजेपी के अंदर और सरकार के अंदर बल मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बात कर रहे थे चुनाव परिणाम की और उससे उभरते समीकरणों की। तो देखिए, उत्तर प्रदेश एक डिसाइडिंग फैक्टर स्टेट बनकर उभरा है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हुई मतगणना में यूपी में बीजेपी को करारा झटका लगा है। प्रदेश की 80 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 32 सीटों पर जीत मिल पाई है। सपा 38 सीटों पर विजय के साथ सूबे की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिली है। क्या कुछ कहता है समीकरण, समझिए इस रिपोर्ट से। चार जून, वो तारीख जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। 4 जून तो आ गई, लेकिन कौन जानता था कि इस तारीख के दामन में इतने राज छुपे हुए हैं। कौन जानता था कि 400 सीटों के दावे करने वाला एनडीए गठबंधन सिर्फ 305 सीटों पर सिमट जाएगा और एनडीए और बीजेपी को इस चुनाव में सबसे बड़ा नुकसान भी उत्तर प्रदेश में होगा। 80 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन देश के सबसे बड़े राज्य ने ऐसा रंग दिखाया कि बीजेपी के झंडे का भगवा रंग भी फीका पड़ गया। आखिर ऐसा क्या हुआ जो राजनीतिक गलियारों के इस प्रमुख चौराहे ने बीजेपी की तेज रफ्तार में चले आ रही गाड़ी को ही लाल बत्ती दिखा दी? आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं यूपी और बताते हैं 80 सीटों का हाल क्या रहा। दरअसल उत्तर प्रदेश के कुल 80 सीटों में इस बार बीजेपी ने महज 32 सीटों पर ही जीत हासिल की और समाजवादी पार्टी के खाते में 38 सीटें चली गईं।
कांग्रेस ने भी 6 सीटों पर विजय हासिल की, तो वहीं आरएलडी के खाते में 2 सीटें और अन्य के खाते में भी 2 सीटें गईं। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हवा ने तो अपना रुख बदल लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश के इस बदले बदले मिजाज के पीछे आखिर वजह और क्या हो सकती है? क्यों उत्तर प्रदेश में कमल पर साइकिल भारी पड़ गई? दरअसल इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में ओबीसी का वोट मिला है। बीजेपी ने सही उम्मीदवारों का चयन भी नहीं किया और विपक्ष का आरक्षण और रोजगार का मुद्दा यूपी में बढ़ चढ़ कर चल गया। अग्निवीर और पेपर लीक की वजह से भी युवाओं में गुस्सा था और इन सब के बीच अखिलेश यादव का पीडीए फैक्टर यानी कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक फैक्टर काम कर गया। अब उत्तर प्रदेश के इस बदले मिजाज को देखकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का मिजाज भी खुश हो गया। यूपी के तबीयत खुश कर देने वाले रिजल्ट को देखकर इंडिया खेमे की तरफ से बधाइयों का तांता लग गया है और इंडिया ब्लॉक के बड़े बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए अपनी खुशी भी जाहिर की। मैं तो पहले कहूंगा, ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। रुझान आ रहे हैं उनसे स्पष्ट है कि भाजपा को जनता ने नकार दिया है। भाजपा 230 से 240 के बीच में आ गई, यानी कि उनको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। ये गांधी परिवार और यहाँ की अमेठी की जनता की जीत है। अब उत्तर प्रदेश के सारे समीकरण और मायनों को समझाने के बाद आपको सूबे की 2 हॉट सीट की सैर पर लिए चलते हैं। हम बात कर रहे हैं अमेठी और रायबरेली की। रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस ने ऐसी वापसी की है कि बड़े बड़े राजनीतिक पंडित के सिर भी चकरा गए हैं। अमेठी और रायबरेली की जीत पर राहुल गांधी ने जनता का आभार जताया है। चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। एनडीए गठबंधन ने बहुमत के आंकड़े को जरूर पार किया, लेकिन उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक बीजेपी का हाल बदहाल ही रहा। बीजेपी और इंडिया गठबंधन दोनों ही सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और अब देखना होगा कि एनडीए की रणनीति और इंडिया खेमे के जोश में कौन भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में आशा अनुरूप सफलता ना पा सकी बीजेपी के लिए सबसे बड़ी खुशी महाप्रभु जगन्नाथ की भूमि ओडिशा से मिली है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को यहां दोहरी खुशी दी है। चुनावी रुझानों में लोकसभा की 21 सीटों में से 19 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, वहीं विधानसभा की जीत भी ऐतिहासिक है। देखिए और समझिए। 24 साल तक उड़ीसा की जनता के दिलों पर राज करने वाला, 24 साल तक उड़ीसा के किले को अपना बनाने वाला, लेकिन मोदी की सेना ने इस किले पर ऐसा हमला बोला कि 24 साल जनता के प्रेम और विश्वास की मजबूत दीवारों से बना ये किला आज ढह गया है। लोकसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार तो सबको था, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बीच बीजेपी उड़ीसा विधानसभा के चुनावों पर भी अपनी नजर टिकाए बैठी थी। लोकसभा के नतीजे बीजेपी के मन मुताबिक भले ही ना रहे हों, लेकिन उड़ीसा ने बीजेपी को तोहफे में सत्ता की चाबी जरूर दे दी है। लोकसभा की जीत का मैन ऑफ द मैच अगर कोई है तो वो है बीजेपी का कप्तान नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उड़ीसा विधानसभा में है कुल 147 सीटें। 74 है उड़ीसा विधानसभा का बहुमत का आंकड़ा। बीजेपी ने 147 में से 78 सीटें अपने नाम की। बीजू जनता दल के खाते में आई 51 सीटें। पिछले 24 साल से उड़ीसा की सत्ता पर काबिज थी बीजेडी। 2019 में बीजेडी को मिली थी 113 सीटें। 23 सीटें जीतकर बीजेपी बनी थी मुख्य विपक्षी पार्टी। 5 मार्च 2000 के पहली बार उड़ीसा के सीएम बने थे नवीन पटनायक। बीजेपी नवीन पटनायक के इस अभेद किले को तो भेदने में कामयाब हुई है, लेकिन पटनायक के इस नवीन किले में आखिर बीजेपी ने सेंध कैसे मारी है, और अब जब बीजेपी ने सरकार बना ली है तो उन चेहरों पर भी नजर डाल लेते हैं जो उड़ीसा के सीएम पद की रेस में सबसे आगे हैं। धर्मेंद्र प्रधान, संबित पात्रा,
मनमोहन सामल, जयनान मिश्रा, अपराजिता सारंगी। केंद्र में सरकार बनाने में बीजेपी के भले ही पसीने छूट रहे हों, लेकिन उड़ीसा में बीजेपी ने आसानी से फतह हासिल कर दी। अब देखना होगा पहली बार उड़ीसा की सत्ता में आई बीजेपी किसे अपना मुख्यमंत्री बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। ओडिशा तो ओडिशा, लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। कई बड़े बड़े नेता, और जब हम कह रहे हैं बड़े नेता तो बहुत ही बड़े नेता, ऐसे नेता जिन्होंने प्रदेश की बागडोर तक संभाली हुई है, वो तक बीजेपी के आगे धराशाही हो गए। लेकिन छत्तीसगढ़ की एक सीट ऐसी है जहां न मोदी मैजिक काम आया, ना ही बीजेपी के कोई समीकरण काम आए। इस सीट पर कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है। तो कौन सी है वो एक सीट और क्यों बीजेपी के हाथ ये सीट नहीं लगी, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में।